तो देखते हैं उसके बाद कि एसी सिग्नल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। फिर से देखते हैं इंटीजर करंट विच चेंजेस इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू इन ए डिफाइंड डेफिनेट टाइम इंटरवल। मतलब ये सिग्नल एक बार प्लस गया, फिर नेगेटिव गया, फिर प्लस गया, तो इस तरीके से ये सिग्नल कंटिन्यू अपने आप को चेंज कर रही है, तो हम इस सिग्नल को बोलेंगे अल्टरनेटिंग। इसके बाद इसका इक्वेशन देखते हैं। देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है Vs। ये क्या है आपका एक वोल्टेज सोर्स, और इसकी वैल्यू है हम लिखते हैं Vm sin ओमेगा t। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसको बोलेंगे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल होगा, क्योंकि अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो आपको दिखाई देगा कि जब आप ओमेगा टी को, इसको आप लिख सकते हैं Vm sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर आप थीटा की वैल्यू को अगर केस बनाएं, अगर थीटा की वैल्यू को अगर आप केस बनाएं, केस 1 कि अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री पुट करें, तो थीटा की वैल्यू जैसे आप 0 डिग्री पुट करते हैं, इसका मतलब आप ओमेगा टी की वैल्यू को आप 0 पुट कर रहे हैं। जैसे ही थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू को आप 0 पुट करते हैं, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Vs की वैल्यू कितनी आएगी? Vm sin 0 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? Vm into 0 equal to 0। सिमिलरली केस 2, जब थीटा की वैल्यू बढ़कर पहुंचेगी 90 डिग्री, तो कितनी हो जाएगी? Vs की वैल्यू Vm sin 90 डिग्री। तो आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये आपको बनेगा Vm के बराबर। थर्ड केस लेंगे, when थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को पुट करने पे आपको मिलेगा Vs की वैल्यू Vm इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 के बराबर, मतलब फिर से आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। अगर चौथा केस लें, थीटा की वैल्यू 270, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी Vm sin 270 डिग्री, और आपको वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ Vm, क्योंकि sin 270 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो माइनस ऑफ 1 होता है। अगर माइनस ऑफ 1 होता है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ Vm। अगर हम इसी में एक चौथा पॉइंट लिखें, कि अगर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो, तो Vs की वैल्यू कितनी आएगी? Vm इंटू फिर से 0, आंसर आ गया 0। तो सभी वैल्यू को अगर आप रखें, सभी वैल्यू को देखें, तो आप पाएंगे कि अगर जो Vs की वैल्यू Vm sin ओमेगा t है, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आ रही है? 0। मतलब अगर हम इसको माने, इस एक्सिस को, इस ग्राफ को फिर से बनाएंगे, तो अगर सेम ग्राफ है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस एक्सिस को आप नाम दें Vs, इस एक्सिस का नाम दिया ओमेगा टी। अब हमने एक्सिस का नाम चेंज कर दिया है। अब आपने एक्सिस का नाम दिया है वाई एक्सिस को Vs, और आपने एक्स एक्सिस को नाम दिया ओमेगा टी। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा टी मतलब थीटा
इसको आपने थीटा नाम दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगी तो यहाँ पे बी एस की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब हमने सही बनाया है। इस पॉइंट पे दोनों ही पैरामीटर की वैल्यू 0 है। आगे बढ़ते हैं, थीटा की वैल्यू 90। अगर हम ये बोलेंगे थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री है, तो इस पे उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, बी एस की वैल्यू वी एम। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वी एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ये आप सिग्नल के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे कि जो सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉइंट, इसका नाम है वी एम, या फिर इसकी वैल्यू है वी एम। ये कौन से एंगल पे है, 90 डिग्री। आपने एंगल बढ़ाया 180 किया तो फिर से वैल्यू आ गई 0, फिर एंगल बढ़ाया 270 कर दिया, एंगल आ गया माइनस ऑफ वी एम, ये एंगल होगा माइनस ऑफ वी एम वैल्यू होगी। फिर से वैल्यू बढ़ाया 360 डिग्री, फिर से वैल्यू होगी 0। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका सिग्नल है और सिग्नल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वी एम साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू चेंज करने में आपको जो वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होती हुई दिखाई देगी। और 0 से स्टार्ट होगा, प्लस वी एम तक जाएगा, फिर 0, फिर माइनस वी एम, फिर 0। नोट करेंगे आप। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम इस वोल्टेज सोर्स से कैसे एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। इतना आप लोगों ने एलिस किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसी करंट। अभी तो हमने देखा एसी वोल्टेज कैसा होता है। अब इस वोल्टेज से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। डीसी सिग्नल, डीसी करंट, अब करंट लिखते हैं इसको डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है आपका, इट इज अ करंट, इट इज कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट in only one direction, in only one direction, one direction, either positive और नेगेटिव। मतलब ये होगा, डीसी करंट आप लोगों ने पढ़ा भी है
बट अभी हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशियल लिखते हैं डीसी करंट का। डीसी करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट होता है जो अपनी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, अपनी वैल्यू और अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। देखते हैं इसका सिग्नल कैसा बनता है। अगर डीसी करंट का सिग्नल बनाए हैं, तो अगर ये करंट है और ये अगर टाइम है, तो इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी कुछ ऐसे। आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए डायग्राम बड़ा डायग्राम है, इस डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ आप टाइम बढ़ाते गए, फिर भी इसकी वैल्यू अपने आप को चेंज नहीं कर रही है। जो वैल्यू इस टाइम पे यहाँ पे है, वही वैल्यू इस टाइम पे यहाँ पे है। आप देख पा रहे हैं सेम वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू है और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू डीसी है, प्योर डीसी। इसको बोलेंगे प्योर डीसी। अब एक बनाते हैं पल्सेटिंग डीसी। दूसरा डायग्राम बनाते हैं पल्सेटिंग, तीन डायग्राम बनाएंगे। ये एक्सिस है टी, ये एक्सिस है करंट। अगर अब करंट और आईटी का ग्राफ आपको सिग्नल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये करंट की वैल्यू है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इस करंट को देखकर आप बताओ कि करंट डीसी है या एसी है, तो आप देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ में करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और अगर टाइम के साथ में करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये भी डीसी है। देखिए इसकी पूरी वैल्यू अगर इस पॉइंट को आप बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, तो इसके ऊपर की ओर आपको वैल्यू मिलती है पॉजिटिव ऊपर की ओर जाने पर, और इसके नीचे की ओर जाने पर आपको वैल्यू मिलती है नेगेटिव। मतलब ये जो वैल्यू है नेगेटिव नंबर होगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। देखिए आपने टाइम बढ़ाया, यहाँ पे टाइम के सेम वैल्यू है, यहाँ पे टाइम की सेम वैल्यू है, इस टाइम की सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है ये भी प्योर डीसी है, प्योर डीसी इन नेगेटिव डायरेक्शन। और ये क्या था? ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब एक तीसरा सिग्नल बनाते हैं सेम डीसी का। टाइम है और एक करंट है। तो अगर आप करंट और टाइम को देखें तो आपको दिखाई देगा कि करंट और टाइम है। अगर कोई सिग्नल बनाऊं तो सिग्नल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे। तो अगर आप ये करंट है, करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, मतलब टाइम के साथ में करंट की वैल्यू को देखें आप, तो टाइम के साथ में करंट की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो रही है। और चेंज कितना हो रहा है अगर बोला जाए तो देख पा रहे हैं, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू प्लस है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। मतलब टाइम के साथ में अगर आप देखें तो थ्रू आउट द जर्नी इसकी वैल्यू प्लस है। अगर पूरी तरह से प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो और सिग्नल की वैल्यू हल्का सा रिपल कर रहा है, मतलब हल्का सा चेंज हो रहा है, तो अब इसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी या फिर चेंजिंग डीसी। डीसी अपनी वैल्यू क्यों चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। पल्सेटिंग डीसी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमने देखा कि जो डीसी करंट है इसका वेवफॉर्म कैसे बनता है, इसकी वैल्यू कैसी होती है। तो पहली बात इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। अगर हम प्योर डीसी की बात करें उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मतलब अगर आप इसकी डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हैं तो हमेशा प्लस होगा, और अगर आप माइनस बोल रहे हैं तो हमेशा माइनस होगा। सिमिलरली अगर पल्सेटिंग डीसी को बोले तो इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है हल्का सा चेंज होना स्टार्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ही रहेगी, भले से इसका वैल्यू आप हल्का सा चेंज क्यों ना करें। इसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी या प्योर डीसी। और हमने अभी देखा एसी सिग्नल का फॉर्मेट कैसे होता है।
अगर इसके बाद आप देखें कि किसी सिग्नल का, अभी हमने लिखा था अल्टरनेटिंग सिग्नल हमने लिखा था, तो मान लीजिए अगर हम नाम दें, मान लीजिए ये है आपका सोर्स, ये होता है सिंबल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का, ये सिंबल है एसी सोर्स का, जिसको हमने नाम दिया था कुछ देर पहले वीएस। इसको हम सप्लाई भी बोलते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी नेचर का होता है, मतलब उसकी वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होती है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इससे क्या होता है कि लॉसेस कम हो जाता है। अगर आप डीसी करंट भेजें तो डीसी करंट की वैल्यू फिक्स होती है। अगर डीसी करंट की वैल्यू फिक्स होती है कुछ इस तरीके से, तो अगर एक ही अमाउंट में करंट जाएगा तो किसी कंडक्टर से पास होने वाले करंट की वजह से I² R मतलब एक्टिव पावर लॉस ज़्यादा होगा, मतलब उस कंडक्टर में हीट जनरेट ज़्यादा होगा। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि आप एक ऐसी सिग्नल भेजें जिसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम तक जाए, फिर जीरो भी हो, फिर नेगेटिव भी हो। इससे क्या होता है, कंडक्टर पे प्रेशर नहीं पड़ता उतना एज कम्पेयर टू डीसी। तो अगर ये एक वोल्टेज सोर्स जिसको सप्लाई बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमने लिखा था Vm sin ओमेगा t। अगर आपने इसको किसी लोड से जोड़ दिया, लोड मतलब जैसे आपके फैन या फिर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोटर, आपने किसी इसको लोड से जोड़ दिया, और लोड के बारे में लिखा है कि ये जो लोड है ये प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव बोलने का मतलब ये है कि इस लोड में केवल और केवल आर है, रेजिस्टेंस। अगर केवल आर है तो इसको आप इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये बन गया आपका एसी सोर्स और ये बन गया आपका लोड आर, बन गया ये वीएस। तो जैसे ही आपने किसी लोड को किसी सप्लाई से कनेक्ट किया, क्या होता है कि लोड को आपने किसी सप्लाई दिया तो लोड जो है वर्क करने लगती है। इसका मतलब ये है कि उस लोड में से करंट फ्लो होने लगता है। तो अगर लोड में से करंट फ्लो होने लगता है तो अगर हम इसको आई करंट बोलें, तो आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब भी किसी रेजिस्टेंस पे आप अगर वोल्टेज सोर्स लगाएं तो वहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट अगर किसी रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है, तो जिस टर्मिनल से इंटर करता है इसको हम बोलते हैं प्लस, जिस टर्मिनल से करंट लीव करता है उसको बोलते हैं माइनस। मतलब ये पोलैरिटी जनरेट होती है। तो इसका बोल सकते हैं हम कि अगर Vs की वैल्यू, अगर KVL लगाएं यहाँ पे, KVL लगाएंगे तो आप पाएंगे Vs की जो वैल्यू है वो I × R के बराबर है। तो अगर हम Vs की वैल्यू को लिखें तो Vs की वैल्यू को आप लिखने पाएंगे Vm sin ओमेगा t = I × R। तो यहाँ से आप पाएंगे I की वैल्यू Vm/R × sin ओमेगा t। तो आप देख पा रहे हैं I की जो वैल्यू मिली हमें Vm/R sin ओमेगा t। अगर आप Vm को जानते हैं, आप Vm क्या था, जो वोल्टेज सोर्स था उस सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू था। तो यहाँ पे अगर आप I बराबर Vm/R को नाम दें Im, तो क्या बन जाएगा sin ओमेगा t। तो जो Im है वो Im की वैल्यू क्या हो जाएगी Vm/R। तो अब जो करंट का सिग्नल बन गया Im sin ओमेगा t, अगर इस करंट का आप ग्राफ बनाएं ओमेगा t के रिस्पेक्ट में, तो फिर से सेम बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर ऐसे आएगा वापस कुछ इस तरीके से, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो जो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, I max की वैल्यू
ये बराबर है Vm अपॉन आर के। तो हम लिखेंगे इसको Vm अपॉन आर के बराबर हो रहा है। और अगर इस पूरे ड्यूरेशन को अगर आप बोले, इस पूरे ड्यूरेशन में लिखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्यूरेशन, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन लिखें, इसको आप बोलेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं 2 पाई। आपको पता होगा कि 1 पाई में कितना होता है, 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अगर 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो आप बोल सकते हैं कि 2 पाई में 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 360 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, इसको आप बोलेंगे 2 पाई, इसको बोलेंगे पाई, इसको बोलेंगे पाई बाई 2, इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2। ये सिग्नल बोलेंगे। तो इस सिग्नल में जो साइन के सामने में जो Im है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है और ये टाइम पीरियड है। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपको पता है अगर टाइम पीरियड t है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। और आपको ये भी पता होगा कि 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आप बोल सकते हैं इसको 2 पाई f फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओनली फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और इस ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट इस ओमेगा की वैल्यू। इसके बाद सीखते हैं इसके बाद हम सीखना स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू तो देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एक सिग्नल है और सिग्नल का फॉर्मेट कैसा है, अल्टरनेटिंग, इसलिए हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग की वैल्यू अगर आपको पूछा जाए कि जैसे डीसी की एक इफेक्टिव वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, वैसे ही अल्टरनेटिंग का एक वैल्यू बताइए। तो अल्टरनेटिंग की वैल्यू क्योंकि टाइम के साथ में कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, तो उसकी एक इफेक्टिव वैल्यू बताना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, उसका आरएमएस वैल्यू निकाला। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे इट इज इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, मतलब ये क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की, जो सेम इफेक्ट दिखाएगा डीसी की तरह।
which affects same as AC signal but in different manner। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इट इज अ इफेक्टिव वैल्यू करंट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC करंट और वोल्टेज which affect same as AC signal but in different manner। तो देखते हैं क्या होता है। तो RMS वैल्यू का फार्मूला होता है किसी भी सिग्नल के लिए। अगर कोई सिग्नल है xt, उसको अगर आप बोले सिग्नल, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट, अगर उसका आप RMS वैल्यू निकालें, RMS वैल्यू तो बनेगा आपका √1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन टाइम ड्यूरेशन इंटू x² t इंटू dt। ये RMS वैल्यू का फार्मूला है। रूट लगाना है, सिग्नल का टाइम पीरियड लिखना है, इंटीग्रेशन करना है, ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम पीरियड तक का ड्यूरेशन। तो एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए एक आपके पास सिग्नल है, इसमें एक्सिस है t और यहाँ पे है x ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ t, और इसका ग्राफ आपको दिया गया है कुछ मान लीजिए इसका ग्राफ दिया गया है। पहले इसकी वैल्यू है 4 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। उसके बाद इसकी वैल्यू घट के हो जाती है 4 सेकेंड तक। उसकी वैल्यू हो जाती है -2। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक सिग्नल है, चाहे इसको करंट नाम दे या इसको वोल्टेज नाम दे या सिग्नल नाम दे, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, ये एक्सिस है t, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, इसकी वैल्यू कितनी है 4। फिर 2 से लेकर 4 सेकेंड तक इसकी वैल्यू कितनी है -2। तो इसकी वैल्यू पहले प्लस है कुछ इंटरवल तक, उसके बाद कुछ वैल्यू इसकी माइनस है। तो देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है, AC सिग्नल है। तो अगर ये AC सिग्नल है और अगर आप इसका RMS वैल्यू निकालना चाहें तो RMS वैल्यू से निकालेंगे x ऑफ t RMS इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे √1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट ड्यूरेशन बनना चाहिए, कंप्लीट एक 360 डिग्री का रिवोल्यूशन होना चाहिए। तो अगर आप ये बोले इस सिग्नल कुछ ऐसा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिग्नल है स्टार्ट हुआ 4 से, फिर खत्म हुआ ये यहाँ पे, फिर स्टार्ट हुआ -2 पे, फिर खत्म हुआ यहाँ पे, फिर स्टार्ट हुआ यहाँ से। मतलब अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें तो ये सेम पॉइंट है जहाँ से सिग्नल स्टार्ट कर रहा है अपना ड्यूरेशन। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये जो कंप्लीट ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टाइम पीरियड के बराबर होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम पीरियड देखें आपको मिलेगा 0 से लेकर 4 सेकेंड। अगर टाइम की वैल्यू सेकंड में है तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ का ड्यूरेशन 4 सेकेंड, आप बोलेंगे 4 सेकेंड। तो अगर आप टाइम की वैल्यू लिखें 1/4 सेकेंड इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आपको लिखना है t, तो आपको इंटीग्रेशन मतलब है 4 सेकेंड। तो आपको 4 सेकेंड का आपको लिखना है इंटरवल। तो 4 सेकेंड का इंटरवल कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे 4। तो आपने लिखा x² t, आपने लिखा x² t, अब लिखा आपने dt। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप इतनी अगर इतना लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं।
तो अगर हम देखें तो आपको लिखा है इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी, आपने लिखा है RMS, इसकी वैल्यू लिखा है आपको ने √1/4, अब लिखा है इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशन में लिमिट डालना है 4 सेकंड का। 4 सेकंड कहाँ से कहाँ तक लिमिट डालेंगे? आप लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 4 तक का, क्योंकि यही एक ड्यूरेशन है जिसको आपने टाइम पीरियड माना है। टाइम पीरियड की वैल्यू 4 सेकंड है और टाइम पीरियड की वैल्यू 4 सेकंड का ड्यूरेशन क्या होगा? 0 से लेकर 4 सेकंड। तो आप देखेंगे अगर आप लिखते हैं 0 से लेकर 4, आप लिखते हैं 4, तो x² t, x² t की कौन सी वैल्यू लिखेंगे? क्योंकि 0 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू अलग अलग है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है 4, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है -2। सब किस वैल्यू लिखेंगे? x ऑफ t के जगह पे। तो हम क्या करेंगे? हम ड्यूरेशन को ब्रेक करेंगे। मतलब आप 0 से 4 ना लिखिए, आप लिखेंगे 0 से लेकर 2, और 0 से लेकर 2 तक का ड्यूरेशन जो उसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे x² t है, मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर करेंगे dt। अब आपने 2 तक कर लिया है, अब आप करेंगे 2 से लेकर 4 तक, तब तो कंप्लीट होगा एक ड्यूरेशन, 1 टाइम पीरियड। तो 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू कितनी है? -2। -2 का आपने स्क्वायर किया, लिखा dt। तो आपको पता है कि जो ये 1/4 है, ये कंप्लीट इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें 1/4 का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि जो 1/4 है इस पूरे के लिए है। तो हम क्या करेंगे? √1/4 सॉल्व करेंगे इसको। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन 0 से 2 dt प्लस -2 का स्क्वायर 4 निकल के बाहर, 2 से 4 dt। ब्रैकेट 1 से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1/4 का 1/4, 16 का 16, यहाँ आएगा t, तो आएगा t, और t का लिमिट डालेंगे 2 से 0, प्लस यहाँ पे आएगा 4 इंटू फिर से आएगा t, लिमिट डालेंगे 4 से 2। तो सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/4 है, ब्रैकेट है 16 है, लिमिट को पुट करेंगे कितना आएगा? इस लिमिट किसका है? टाइम का। आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं t की रिस्पेक्ट में, यहाँ जो लिमिट आएगा वो t की वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू होगी t की, मतलब ये भी t का वैल्यू, ये भी t की वैल्यू। तो आप t की जहाँ t है वहाँ इस लिमिट को रखेंगे। पहले 2 है तो 2 को यहाँ पर रखेंगे, क्या बनेगा? 2, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 0 लगाएंगे, 0 को यहाँ पुट करेंगे, कितना बनेगा? 0 प्लस 4, फिर आपने देखा t, 4 को यहाँ पुट करेंगे, कितना बनेगा? 4, फिर लगाएंगे माइनस फार्मूले का, फिर 2 को पुट करेंगे, कितना बचेगा? 2। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा √1/4, 16 × 2 32, प्लस 4 में 2 कटेगा 2, 2 × 4 8, आंसर आया 8। आंसर है। तो अगर आप सॉल्व करें 32 + 8 कितना होगा? आपका आंसर होगा 32 + 8, आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 32 + 8 1/4 × 40 के बराबर होगा, और 40 और ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? √10 आएगा। और √10 तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी xt RMS की। मतलब इस सिग्नल का हमने RMS वैल्यू निकाला √10। ये लगभग वैल्यू किसके बराबर होगा? आपको पता है कि अगर 10 की जगह में 9 होता तो ये वैल्यू कितनी आती? 3 के बराबर आती। लेकिन यहाँ पे √10 है, तो इस वैल्यू को आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू लगभग बराबर है 3 के। क्योंकि अगर ये 9 होता इसकी वैल्यू कितनी होती? 3, लेकिन ये 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 से कुछ ज़्यादा आई, हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3 के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि RMS जो वैल्यू आ रही है वो क्या नंबर आ रहा है? एक फिक्स नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर। अब ये नंबर 1 घंटे बाद चेंज तो होगा नहीं, 1 घंटे बाद भी 3 ही रहेगा। अगर आप 5 घंटे बाद देखें 5 घंटे बाद भी नंबर 3 ही रहेगा। मतलब नंबर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो एक डीसी की तरह दिख रहा है वो नंबर, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। तो RMS वो इफेक्टिव वैल्यू होती है जो सेम इफेक्ट दिखाता है जो अल्टरनेटिव सिग्नल दिखाता है। मतलब ये सिग्नल जितनी भी इफेक्ट दिखाएगा, सेम इफेक्ट दिखाएगा ये वैल्यू 3 वैल्यू।
डीसी की तरह अगर ट्रीट करें, मतलब ये एक इफेक्टिव वैल्यू है जो आप किसी एसी सिग्नल का डीसी वैल्यू जाता है। एसी डीसी नहीं बोलना चाहिए एसी वैल्यू का इफेक्टिव वैल्यू डीसी की तरह, या एक डिफरेंट मैनर में, एक डिफरेंट फैशन में, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है फिक्स। आप बोल सकते हैं कि एक नंबर फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक डीसी की तरह ही सिग्नल बनेगा, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है वो किसी भी सिग्नल का निकाला जा सकता है, किसी भी सिग्नल का, चाहे वो डीसी हो या एसी। अगर आप किसी डीसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब अगर हम इस वैल्यू का किसी ग्राफ का अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें, तो आप आरएमएस का ग्राफ बनाएं तो आप पाएंगे कि ग्राफ ऐसा दिख रहा है। अगर आप इसका आरएमएस का ग्राफ बनाएं तो एक्स ऑफ टी आरएमएस का ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है 3। तो अगर ये वैल्यू 3 है लगभग 3 से ज़्यादा, लगभग इसकी वैल्यू ग्राफ यहाँ से ऐसा कांस्टेंट दिखेगा, ये आरएमएस है। तो देख रहे हैं सिग्नल क्या था, एसी सिग्नल था, एसी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन आपने जब इसका आरएमएस वैल्यू निकाला तो एक नंबर है, नंबर क्योंकि फिक्स होता है कांस्टेंट। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो ग्राफ आपका एक नंबर के फॉर्म में कांस्टेंट ऐसा दिखाई दे रहा है, डीसी की तरह दिखाई दे रहा है। तो आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो सेम इफेक्ट दिखाता है जैसा एसी सिग्नल दिखाएगा। मतलब कोई भी सिग्नल जैसा इफेक्ट दिखाएगा उसका आरएमएस वैल्यू भी सेम इफेक्ट दिखाएगा। तो देखते हैं ये बन गया एसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू। अगर आप किसी डीसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर किसी डीसी वैल्यू का आप आरएमएस वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बनाते हैं डीसी सिग्नल। अगर आप एक डीसी सिग्नल बनाएं, मान लीजिए कोई सिग्नल बनाते हैं, एक सिग्नल है ये, इसकी वैल्यू है 2। तो अगर इसका आप आरएमएस वैल्यू निकालें, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है जिसका आरएमएस वैल्यू सेम होगा, मतलब अगर ये सिग्नल है x, ये t है, तो अगर इसका आप आरएमएस बनाएं, आरएमएस x का आरएमएस वैल्यू तो सेम होगा 2। सिग्नल सेम, इसका आरएमएस वैल्यू भी सेम। लेकिन एसी का देखेंगे आप तो एसी सिग्नल का फॉर्मेट अलग होता है, इसका आरएमएस वैल्यू अलग होता है। तो ये जैसा इफेक्ट दिखाएगा वैसा ये भी दिखाएगा, जैसा एसी सिग्नल इफेक्ट दिखाएगा वैसे ही उसका आरएमएस वैल्यू भी दिखाएगा। इसके तो आपका टाइम ओवर हो चुका है और इसको आगे बढ़ाने के लिए और टाइम की ज़रूरत है, तो हम अगले क्लास से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।